हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 12 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगाड्रो की परिकल्पना। एवोगाड्रो ने 1811 में एक परिकल्पना दी, एक नियम दिया, एक हाइपोथेसिस दी। वह क्या थी कि समान ताप और दाब पर ये कंडीशन है, एक कंडीशन है समान ताप और दाब, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए बच्चों, वापस से सुनते हैं। समान ताप और दाब पर ये कंडीशन है कि समान ताप और दाब होना चाहिए, तब क्या होता है, सभी गैसों के समान आयतनों में, जैसे कि हम इसकी बात करें हाइड्रोजन की, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 1 वॉल्यूम समान आयतन में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल के लिए सभी में अणुओं की संख्या समान है। जब आयतन समान है, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम है तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। ठीक है, तो अणुओं की संख्या समान होगी। कंडीशन कौन सी होगी? जब समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। एवोगाड्रो ने क्या किया? उन्होंने परमाणु और अणुओं के बीच का अंतर स्पष्ट किया। अंतर कैसे? कि तत्व का सबसे छोटा कण, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है परमाणु, और पदार्थ का सबसे छोटा कण यानी किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा कण वो है अणु। ठीक है, तो ये दो चीजें उन्होंने बताई कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है, लेकिन पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 वॉल्यूम हो गया, प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें हम अगर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, 5 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हाइड्रोजन के। इसमें 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5, 5 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, और 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, 2 वॉल्यूम है जल वाष्प की, तो इसमें 2 वॉल्यूम होने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका डबल हो गया है, जितने 1 वॉल्यूम में थे उसका डबल हो गया है 2 वॉल्यूम में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यदि आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी फिक्स होगी। समान आयतन में अणुओं की संख्या फिक्स है, यानी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V इज प्रोपोर्शनल टू N वॉल्यूम, और N जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैसों के कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में होते हैं मॉलिक्यूल कहलाते हैं। गैसों के कण जो हैं स्वतंत्र अवस्था में हैं वो मॉलिक्यूल है, और उन्होंने एवोगाड्रो ने एटम्स को छोड़ के मॉलिक्यूल्स पर ध्यान देना शुरू किया। एटम्स उन्हें क्यों ध्यान नहीं दिया वो हम आगे और देखेंगे। उन्होंने मॉलिक्यूल्स को पकड़ा कि अगर मुझे मेरी हाइपोथेसिस देनी है, अगर उसे स्पष्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देना होगा। देखते हैं क्यों। देखिए, उन्होंने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाई। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का निर्माण करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का निर्माण हो रहा है। यदि हमें एक मॉलिक्यूल ही चाहिए, अगर हमें इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ही HCl का चाहिए, तो हमें जो रिएक्टेंट हैं उनको हाफ हाफ कर दें उनका वॉल्यूम। तो अगर ये देखिए, अगर 2 मॉलिक्यूल्स की जगह अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl चाहिए, तो हमें इन मॉलिक्यूल्स को हाफ कर दिया है। हाइड्रोजन के लिए हाफ मॉलिक्यूल और क्लोरीन के लिए भी हाफ मॉलिक्यूल, जब हमें 1 मॉलिक्यूल HCl का निर्माण करना है। अच्छा, एवोगाड्रो से पहले एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, वो आए करीबन इसी टाइम ड्यूरेशन में आए थे, वो भी 1811 में। उन्होंने ये बताया, उनकी जो हाइपोथेसिस थी वह भी एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस के समान ही थी। ये देखिए, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उन्होंने कहा परमाणुओं की संख्या, जब एवोगाड्रो ने कहा अणुओं की संख्या समान होती है,
जबकि बर्जीलियस ने कहा कि परमाणुओं की संख्या समान होती है। जो बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी उसमें बस एक अणु परमाणु का ही डिफरेंस था। उन्होंने कहा परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए समान आयतन पर लेकिन अगर हम इस कंडीशन में बात करें कि यहाँ मॉलिक्यूल ना रखकर हम एटम की बात करें कि एटम्स को हाफ कर सकते हैं, जब हाफ एटम लिखा जाएगा यहाँ पर, तो जो डाल्टन की जो परिकल्पना है कि एटम को कभी काटा नहीं जा सकता, एटम को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वह परिकल्पना, डाल्टन की परिकल्पना यहाँ पे असत्य साबित हो रही थी। तो डाल्टन की परिकल्पना आगे नहीं बढ़ पा रही थी इस कंडीशन में, तो बर्जीलियस को जो अपनी हाइपोथेसिस थी वो रोकनी पड़ी। और उसके बाद उसी हाइपोथेसिस पे काम किया अवोगाद्रो ने, और उन्होंने परमाणुओं को छोड़ अणुओं को पकड़ा, और ये उनकी हाइपोथेसिस बिल्कुल सही बैठी। और इसमें क्योंकि देखा जाए तो अगर मॉलिक्यूल का हाफ करते हैं, अवोगाद्रो ने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका निर्माण किससे होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स से। किसी भी मॉलिक्यूल का निर्माण होगा जब एटम्स ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो यदि एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उसका अगर हाफ कर दिया जाएगा तो वो एक हाइड्रोजन के एटम के बराबर आएगा। तो अगर हम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कह रहे हैं तो वो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूल को विभाजित कर किया जा सकता है। और इसके लिए डाल्टन की जो परिकल्पना थी वह भी असत्य साबित नहीं हो रही थी इसमें। तो और अवोगाद्रो परिकल्पना जो थी सिद्ध साबित हुई कि हाफ ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जबकि हाफ ऑफ एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस हैं किसकी? अवोगाद्रो परिकल्पना की, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो करेंगे। सबसे पहला इसका अनुप्रयोग है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। एलिमेंट्री गैसेस की एटॉमिसिटी ज्ञात करने के लिए काम आता है। एलिमेंट्री गैसेस कौन कौन सी हैं? जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, H2Cl2O2, ये सारी एलिमेंट्री गैसेस हैं। और उसके बाद बात करें एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी क्या होता है? The number of atoms of the element present in the molecule of that substance। किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एटॉमिसिटी है। अच्छा, एटॉमिसिटी की बात करें, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी ज्ञात करनी है। कौन सा अणु दिया है? ऑक्सीजन भी प्रत्येक अणु में उसकी एटॉमिसिटी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की एक अणु में अगर एटॉमिसिटी ये है, फिक्स है, तो दूसरे अणु में भी वह फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं है। ये देखिए, जैसे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन O2 गैस, O2 गैस में अगर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखेंगे तो क्योंकि O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी होती है 2। अगर हम बात करें ओजोन की, O3 में, O3 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और इसकी एटॉमिसिटी होती है 3। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहा है। अगर हम बात करें कि 2 मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए हमें, तो एटॉमिसिटी जो है 1 मॉलिक्यूल में ही पता चलती है। तो इसका अगर जल का जो अणु है उसके 2 अणु की जगह हमें 1 मॉलिक्यूल चाहिए। 2 मॉलिक्यूल्स को अगर हम 1 मॉलिक्यूल बनाना चाहेंगे तो हमें रिएक्टेंट जो है उसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो H2 का जो 1 मॉलिक्यूल था, हमने हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिया है, और जो 2H है, 2H2 जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है उसका हाफ किया है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिया है। किसके लिए? जब हमें ज्ञात करना है H2O फॉर 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के लिए हमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लेना है। ठीक है बच्चों, अगर मास ऑफ H2O, इस जो 1 मॉलिक्यूल का जो मास है, हमने मास पढ़ा है, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास 18 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, जैसे हम U से भी डिफाइन करते हैं, 18 यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। तो अगर H2O का जो मास है वो 18 यूनिफाइड मास अगर है, तो उसमें से जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसमें, तो 2 AMU तो हाइड्रोजन का ही है, शेष बचा 18 - 2 तो 16। जो 16 AMU जो है वो मास ऑफ ऑक्सीजन है। अगर 16 AMU मास ऑफ ऑक्सीजन है वो भी किसका है? एक एटम का है।
अगर एक एटम का मास आ रहा है 16 AMU फॉर ऑक्सीजन, तो ये मतलब एक 1 एटम के ऑक्सीजन का मास आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें जो H2O में जो एटोमिसिटी है फॉर ऑक्सीजन वो 1 है। इसको हम सिंपली देखकर भी पता कर सकते हैं, और हमें बस इसका डेफिनेशन तक ही हमें याद रखना है। ये इतना जो लंबा चौड़ा है, इसको नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा ये। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कि H2O में ऑक्सीजन की जो एटोमिसिटी है वो 1 है। अगर हमें डेफिनेशन पूछा जाए कि एटोमिसिटी है क्या, तो किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस में उपस्थित एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी भी स्पेसिफिक परमाणु की हमें एटोमिसिटी पूछ ले, तो हमें क्या करना है, उस पदार्थ के, उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एटोमिसिटी कहते हैं। वो हम किसी की भी निकाल सकते हैं, चाहे तो वह हाइड्रोजन की हो, चाहे वह क्लोरीन की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, किसी की भी निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री गैसेस की एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, क्योंकि हमने अभी तक एक ही एप्लीकेशन की है अवोगाड्रोस लॉ की, 2 एप्लीकेशंस और बाकी हैं अभी, जिसे हमें करना है पार्ट नंबर 13 में। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 13 में। थैंक यू।